बीते कुछ सालों में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने देश दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कोरोना काल में एक विकल्प के तौर पर सामने आए इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की लोकप्रियता अब थिएटर और टेलीविज़न के मुकाबले काफ़ी बढ़ चुकी है। ओटीटी की बढ़ती इसी लोकप्रियता की वजह से अब लोगों के पास न सिर्फ कई तरह के कंटेंट मौजूद हैं, बल्कि तरह तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं। भारत में कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लगातार दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में ओटीटी की शुरुआत कब हुई और भारत का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन सा था? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब। तो वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भारत में ओटीटी की शुरुआत और इसके इतिहास के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं आखिर क्या होता है ओटीटी और क्यों ये थिएटर और टीवी के सामने एक विकल्प के तौर पर सामने आया है। ओटीटी यानी ओवर द टॉप एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो घर बैठे आपको मोबाइल या अन्य डिवाइस पर विभिन्न तरह के कंटेंट जैसे फिल्में, सीरीज़ और शोज़ देखने की सुविधा देता है। पहले जहां फिल्मों और शोज़ के लिए थिएटर या टीवी पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब ओटीटी की मदद से आप जब चाहें अपने पसंद के कंटेंट को देख सकते हैं। हालांकि कई ओटीटी पर इन कंटेंट को देखने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है, जबकि कुछ प्लेटफॉर्म्स भी ऐसे भी हैं जहां पर आपको फ्री में कंटेंट मिलता है। दुनिया में यूँ तो सबसे पहले ओटीटी की शुरुआत साल 1997 में हुई थी। अमेरिकी शख्स रीड हेस्टिंग्स ने 25 साल पहले नेटफ्लिक्स की शुरुआत की थी। नेटफ्लिक्स की शुरुआत के साथ दुनिया के सामने ओटीटी को पेश किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन सा था और इसकी शुरुआत कब हुई? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। भारत का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन नहीं बल्कि बिग फ्लिक्स था। इसकी शुरुआत साल 2008 में रिलायंस एंटरटेनमेंट ने की थी। रिलायंस एंटरटेनमेंट ने भारत में सबसे पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म बिग फ्लिक्स को लॉन्च किया था। हालांकि बाद में साल 2010 में डिज़ी वाइव ने नेक्स्ट जी टीवी नाम से ओटीटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसमें वीडियो ऑन डिमांड के साथ टीवी भी देखा जा सकता था। अब जब ओटीटी सिनेमाघरों और टीवी को टक्कर दे रहा है, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि इसकी कमाई कैसे होती है। तो आइए जानते हैं ओटीटी के सोर्स ऑफ इनकम के बारे में। जिस तरह सिनेमाघरों की कमाई काफ़ी हद तक टिकट के तौर पर होती है, उसी तरह डाउनलोडिंग से पैसे कमाते हैं। दरअसल ओटीटी 3 तरह से काम करता है। पहला टीवीओडी, दूसरा एसवीओडी और तीसरा एवीओडी। टीवीओडी के तहत यूज़र को कुछ भी डाउनलोड करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। वहीं एसवीओडी के ज़रिए यूज़र प्लान के मुताबिक 1 महीने या कुछ दिन के लिए एक बार पैसे देता है और महीने भर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है। जबकि एवीओडी वाले यूज़र कोई चार्ज तो नहीं देते, लेकिन वह कंटेंट के दौरान आने वाले विज्ञापनों को स्किप नहीं कर पाते। इन 3 तरीक़ों से ओटीटी अपनी कमाई करता है। जब एंटरटेनमेंट की बात आती है तो पैसे खर्च करने की भी बात आती है। तो भारत कॉम्प्लेक्स मार्केट है। इंटरनेट तक आसान पहुंच और किफ़ायती मोबाइल डेटा योजनाओं के कारण डिजिटल कंटेंट की खपत तेज़ी से बढ़ रही है। दूरदर्शन से डायरेक्ट टू होम DTH से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद से भारतीयों का कंटेंट कंजप्शन बिहेवियर निर्विवाद रूप से विकसित हुआ है। इरोज नाउ KPMG की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक ओवर द टॉप कंज्यूमर दिन में लगभग 70 मिनट वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर बिताता है, जिसकी खपत हफ्ते में 12.5 बार होती है। 2013 और 14 में नेक्स्ट जी टीवी इंडियन प्रीमियर लीग मैचों को मोबाइल उपकरणों पर लाइव स्ट्रीम करने वाला पहला ऐप बन गया। जब से हॉटस्टार ने 2015 में IPL के लाइव स्ट्रीम अधिकार हासिल किए, इसने भारत में महत्वपूर्ण विकास देखा। जब डिट्टो टीवी और सोनी लिव दोनों ने 2013 के आसपास भारतीय बाजार में शुरुआत की, तो ओटीटी ने भारत में पर्याप्त गति का अनुभव किया। डिट्टो टीवी एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म था जिसमें स्टार, सोनी, वाईकॉम, जी आदि सहित अन्य लोकप्रिय मीडिया चैनलों के शो शामिल थे। आज भारत में टॉप मीडिया सेवाओं के लगभग 46 प्रोवाइडर हैं जो इंटरनेट पर स्ट्रीमिंग मीडिया डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 1980 के दशक में वीडियो कैसेट रिकॉर्डर और प्लेयर VCR, VCB में तेजी से बढ़त ने सिनेमा ने देखने के पुराने तरीकों को चुनौती दी। लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत में बड़े शहरों में मल्टीप्लेक्स के उदय से DVD उद्योग और सिंगल स्क्रीन को प्रभावी रूप से खत्म कर दिया और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता मल्टीप्लेक्स को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रही है। मीडिया पार्टनर्स एशिया MPA द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में ओटीटी स्ट्रीमिंग वीडियो बाजार अभी 2022 में $3 अरब के कुल रेवेन्यू के साथ अपने दूसरे डेवलपमेंट फेज में है। अब तक ओटीटी ने एंटरटेनमेंट उद्योग के हिस्से और रेवेन्यू का 7 से 9% हिस्सा हासिल किया है।
40 से अधिक प्लेयर्स के साथ सभी भाषाओं में ओरिजिनल कंटेंट की पेशकश के साथ उद्योग तेजी से और लगातार बढ़ रहा है। भारत में आज 45 मिलियन से अधिक OTT कंज्यूमर हैं। 2023 के अंत तक यह आंकड़ा 50 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। OTT बाजार 2023 तक 36% की CAGR, 2018 में CAGR के साथ 12,000 करोड़ का उद्योग बनने के लिए तैयार है। भारत में OTT की अपार लोकप्रियता का श्रेय इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से अपनाने और विकास के कारण है। ये फैक्टर ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन और मीडिया नेटवर्क को दरकिनार करते हुए OTT प्लेटफॉर्म को सीधे दर्शकों तक कंटेंट पहुंचाने में सक्षम बनाते हैं। कोविड-19 महामारी में OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए स्वीकृति और लोकप्रियता हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घरों में ज्यादा समय बिता रहे थे और इसने लोगों को बोरियत से उबरने में मदद की है। चलते फिरते मीडिया को स्ट्रीमिंग करना OTT प्लेटफॉर्मों द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला एकमात्र प्रॉफिट नहीं है। कोई भी व्यक्ति कम लागत पर एडवर्टाइज की फ्री सेवाओं को स्ट्रीम कर सकता है और ऑफलाइन उपभोग करने के लिए अपने डिवाइस पर कई भाषाओं में वीडियो डाउनलोड कर सकता है। कुछ टीवी शो और फिल्में टेलीविजन पर प्रसारित होने से पहले ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत किए जाते हैं। यह पहली बार फिल्म या वेब सीरीज प्रशंसकों के उत्साह को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का एक आदर्श माध्यम है। OTT प्लेटफॉर्म के मालिकों के लिए कई उपकरणों में एक सहज देखने का अनुभव आवश्यक विशेषता है, जो एक स्टेबल फॉलोइंग का और कस्टमर बेस बनाना चाहते हैं। एक मल्टी स्क्रीन OTT अनुभव एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसने स्ट्रीमिंग उद्योग को लगातार बढ़ते कस्टमर बेस हासिल करने में मदद की है। गुणवत्ता और ताज़ा कंटेंट के लिए लोग इन प्लेटफॉर्मों के लिए और आकर्षित होते हैं, क्योंकि वे ट्रेडिशनल भारतीय टीवी धारावाहिकों से थक चुके हैं जो हमेशा के लिए चलते रहते हैं। OTT ने उन रचनाकारों और कलाकारों के लिए दुनिया खोल दी है जिन्होंने एंटरटेनमेंट के प्रकार में बदलाव के कारण अपनी प्रासंगिकता खो दी थी। कई लोगों ने अपनी जगह फिर से सुर्खियों में बनाई है। OTT सेवाओं की बात करें तो भारतीयों को अब कई तरह के विकल्प मिलते हैं। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, Disney प्लस हॉटस्टार, ऑल्ट बालाजी, ZEE5, आहा, वूट, सोनी लिव, व्यू, होइचोई आदि प्रमुख OTT प्रोवाइडर हैं। ये सभी प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन प्लान और कंपैटिबल डिवाइस के मामले में अलग है। OTT प्लेटफॉर्म्स के क्षेत्र में नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियो पर हावी होने के बावजूद टाटा प्ले विंग जैसी OTT सेवाओं में तेजी से बढ़त हुई है। यह है Disney प्लस हॉटस्टार, MX प्लेयर, वूट, ZEE5 और सोनी लिव सहित 16 से अधिक ऐप तक पहुंच प्रोवाइड कराता है। OTT प्लेटफॉर्म्स का भविष्य क्या होगा इंडिया में? मीडिया और एंटरटेनमेंट सेगमेंट में भारत में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। हालांकि विकसित हो रहे कंटेंट ट्रेंड और लगातार बदलती उपभोक्ताओं की मांगों को ध्यान में रखते हुए यह काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम है। उपभोक्ता जब चाहे और जहां चाहे विभिन्न प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। एसेंट इंडिया ग्रुप द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 68.9% लोग मनोरंजन के पारंपरिक साधनों पर OTT देखना पसंद करते हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स की खपत महामारी के दौरान बढ़ गई क्योंकि लोगों ने बाहर जाने के बजाय घर पर रहना पसंद किया। OTT प्लेटफॉर्म द्वारा अपनाई गई मार्केटिंग रणनीतियों ने कस्टमर को आकर्षित करने के लिए सफल हुए। तो यह OTT प्लेटफॉर्मों के लिए सिर्फ शुरुआत है और दुर्भाग्य से पारंपरिक कंटेंट निर्माताओं और प्लेटफॉर्मों के लिए धीमी मौत है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कैसे OTT प्लेटफॉर्म्स लगातार बदलते उपभोक्ता व्यवहार और मांगों को पूरा करते हैं और ये भी अचानक गिरावट का अनुभव करेंगे। आप कौन से OTT प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर OTT के नकारात्मक पक्ष की बात करें तो मनोरंजन, रचनात्मक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जिस प्रकार की सामग्री इनके माध्यम से आज परोसी जा रही है वो देश के आमजन से लेकर बुद्धिजीवियों और अब तो सरकार तक के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। यह विषय इसलिए भी गंभीर होता जा रहा है क्योंकि भारत सरकार का इन पर कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि ये OTT प्लेटफॉर्म देश के वर्तमान कानूनों के दायरे से बाहर है। दरअसल फिल्मों के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, टीवी के लिए न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर नजर रखने के लिए कोई संस्था नहीं है। और तो और इनको अपनी सामग्री दर्शकों तक पहुंचाने के लिए केवल ऑपरेटर या सैटेलाइट कनेक्शन जैसे किसी माध्यम की आवश्यकता भी नहीं। ये दर्शकों तक स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी जैसे साधनों से आसानी से पहुंच जाते हैं। आज OTT प्लेटफॉर्म ही नहीं बल्कि कोई भी व्यक्ति इंटरनेट पर जो चाहे अपलोड कर सकता है। इसी बात का लाभ इन OTT प्लेटफॉर्म को मिल जाता है। यही कारण है कि फिक्शन या कल्पना या क्रिएटिविटी के नाम पर ये प्लेटफॉर्म कुछ भी दिखाने का साहस कर पाते हैं, चाहे हिंदू धर्म और उसके देवी देवताओं का अपमान हो या फिर ऑनलाइन फ्रॉड के तरीके दर्शकों को सिखाना या फिर हत्या के और क्राइम करके कानून से बचने के तरीके दिखाना। यही कारण है कि कई बार
मिर्जापुर, पाताल लोक, तांडव जैसी सीरीज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की जाती हैं। लेकिन अगर कोई स्पष्ट और सख्त कानून मौजूद होता तो इनकी क्रिएटिविटी, अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता को सीमाओं के साथ परिभाषित करता तो लोगों या संस्थाओं को OTT प्लेटफॉर्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। अपितु ये स्वयं कानून के दायरे में रहते और अपनी सीमाओं को भी पहचानते। लेकिन आज की हकीकत यह है कि इस प्रकार की सीरीज में अमर्यादित भाषा और आचरण से लेकर क्रूरता से भरी हिंसा दिखाई जा रही है, जो हमारे समाज पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव छोड़ रही है। आज जिस प्रकार छोटे बच्चों द्वारा अपराध की करने की घटनाएं सामने आ रही हैं, या फिर छोटी छोटी बच्चियों के साथ यौन अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, कहीं न कहीं हमें OTT प्लेटफॉर्म द्वारा परोसी जाने वाली सामग्री पर ध्यान देने की आवश्यकता महसूस करा रही है। क्योंकि सबसे अधिक चिंता का विषय यह है कि इस प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री इंटरनेट पर, स्मार्टफोन पर बेहद सरलता से उपलब्ध है। उस स्मार्टफोन पर जो आज छोटे से छोटे बच्चों के हाथ में है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वो OTT प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश उसके सामने प्रस्तुत करें। 2020 में लॉकडाउन लगने के बाद लोगों के मनोरंजन का अड्डा OTT प्लेटफॉर्म बना। अगर हमारे भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं ना होती तो शायद घर बैठे बैठे लोगों का क्या हाल होता, कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। कोरोना के महामारी में लोग अपने घरों में बाहर नहीं निकल रहे थे और खाली बैठे हुए थे, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी बेहतरीन सुविधाएं हमारे भारत में पहले से ही मौजूद थी। हालांकि पहले इनका उतना प्रचलन नहीं था, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद इनका प्रचलन कुछ ज्यादा ही हो गया। अब हमारे भारत में एक से बढ़कर एक OTT प्लेटफॉर्म है जिन पर लाखों सब्सक्राइबर हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।